and we can do this, 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 this and this and this. बड़े तेज होते हैं पहले दिन बच्चे, वो पहले क्वेश्चन मार्क लगा रहा है, लिंक नहीं भेजा। एनीवेज, सो नाउ हमने बेटा अभी तक जो है ना HTML के बिल्कुल बेसिक से टैग्स पढ़े हैं, और कल हमने उन टैग्स को स्टाइल करना सीखा है। मोस्ट प्रोबेबली बिगिनर्स जो मेरे साथ पहले दिन से हैं उनका इंटरेस्ट थोड़ा सा जागा होगा, क्योंकि हमने काफी सारी लाइवली इंटरेक्टिव गुफ्तगू की और पर्पसेस भी जाने। जिनका आज पहला दिन है मोस्ट प्रोबेबली शायद उनको लगे कि ये बोरिंग काम है, मतलब ये चीज देखे आए क्या नीला पीला चिट्टा रंग, ये कोई तो मजा नहीं आ रहा। तो ऑब्वियसली मजा आएगा अलोंग द वे। बहरहाल किसी का कुछ सवाल है कल से कल तक के काम में? CSS क्या होता है, उसे कैस्केडिंग स्टाइल शीट क्यों बोलते हैं, कैस्केड क्या होता है, साथ साथ इंग्लिश की वोकैबुलरी भी थोड़ी बहुत बढ़ रही है आपकी। एंड देन स्टाइलिंग कैसे इंप्लीमेंट करते हैं? दो तरीके होते हैं, एक हम इनलाइन स्टाइल करते हैं, दूसरा हम इंटरनल स्टाइल करते हैं, यानी हम हेड के अंदर स्टाइल का टैग डिफाइन करके उसके अंदर सारी स्टाइलिंग लिखते हैं। फिर हमने ये देखा कि जब हम इंटरनल स्टाइलिंग करते हैं तो उसका एक प्रॉब्लम था, हम जिस किसी भी टैग को जब टारगेट करते थे तो उस नाम के जितने टैग होते थे सब पे वो स्टाइल इंप्लीमेंट हो जाता था। फिर हमने उससे बचने के लिए ये कहा कि हम अपना एक एट्रीब्यूट दे देते हैं विच इज द यूनिवर्सल एट्रीब्यूट, जो कि हर टैग को दिया जा सकता है, विच वाज एन आईडी। और हमने कहा था कि इस यूनिक आईडी को हम आईडी सेलेक्टर से CSS में गेट करके उसको स्टाइल्स देंगे। और आईडी सेलेक्टर कौन सा था? ऑब्वियसली हैश सिंबल जो है वो आईडी सेलेक्टर था। तो अब हम इस नतीजे पर पहुंचे थे, दिस वाज जस्ट द रीकैप, कि हम बेसिकली स्टाइलिंग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फिर हमने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखी थी कि हम किसी भी चीज को इंस्पेक्ट कैसे कर सकते हैं। हम राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपके सारे के सारे एलिमेंट जो ब्राउजर पे शो हो रहे होते हैं वो आपके उनका जो कोड है ये उसके बिहाइंड जो टैग लगा हुआ है वो आप इंस्पेक्ट में देख सकते हैं। और ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि इन पर किसी भी पर्टिकुलर टैग पर जो भी स्टाइल इंप्लीमेंट हुआ है आप उसको भी देख सकते हैं यहाँ स्टाइल के विंडो में। और ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि आप यहाँ से टेम्पररी कोई चेंज भी कर सकते हैं। कैन यू सी दिस thing getting changed? So everything can be done right here, but these changes are temporarily. The moment we refresh the page, all the changes are lost, and we need to actually, if we want to make the changes persist, we have to make the changes right into the code file that is actually saved right over here behind the scene. आज हम यहाँ से आगे चलेंगे। CSS देने के दो तरीके हमने पढ़ लिए, लेकिन अभी तक हमारे स्टाइल्स थोड़े से हैं, तो फिर भी हमारी फाइल चंगी बड़ी हो गई है। तो अगर बिलफर्ज जब हम अपने सारे टैग्स को स्टाइल्स देंगे तो ये स्टाइल्स बहुत ज्यादा ग्रो कर जाएंगे। और बेसिकली HTML और CSS एक ही फाइल में दैट कैन बी अ प्रॉब्लमेटिक, स्पेशली जब आपका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो जाता है, आपको कोई चीज एडिट करनी है, चेंज करनी है, मॉडिफाई करनी है, तो फिर रेलेवेंट चीज को ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, थिंक ऑफ इट कि आपकी 1000 लाइंस ऑफ कोड हो, और ये कॉमन है, एक वेबसाइट आप बनाते हैं तो 1000 लाइंस ऑफ कोड लिखते हैं आप, या 1000 से ज्यादा लिखते हैं। तो फिर आप CSS की स्टाइलिंग आपने लिखी हो तो आप सारा दिन ऐनक लगा के ऊपर नीचे करके देखते रहे, वो किधर गया यार, मैंने यहीं कहीं लिखा था। Got it? So that's kind of problematic. So in order to avoid that, हम CSS की स्टाइलिंग को अलग करने जा रहे हैं और HTML को बिल्कुल अलग अलग करने जा रहे हैं। फिर इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, लिंक करेंगे। और ये जो काम अभी बताने लगा हूं, दिस इज द रिकमेंडेड वे, यही काम होना चाहिए, और यही काम हम आज के बाद करेंगे कि हम CSS के स्टाइल्स को अलग लिखेंगे और HTML को अलग लिखेंगे। आफ्टर ऑल दे आर टू डिफरेंट लैंग्वेजेस, आई मीन लैंग्वेजेस उनको कहना मुनासिब नहीं है, बट फॉर द टाइम बीइंग मैं आपको बता दूंगा। जब आप थोड़े से ग्रो कर जाएंगे, थोड़े से बड़े हो जाएंगे, तो पता लगेगा कि मार्कअप क्या होता है और लैंग्वेज क्या होती है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है। भारत सो अभी के लिए मैं इन दोनों को अलग अलग कर रहा हूँ। CSS इज अ सेपरेट थिंग। CSS किस लिए यूज होती है? स्टाइल्स के लिए, और HTML लेआउट्स के लिए। दैट्स ग्रेट। क्या करूंगा स्टाइल्स के लिए? सबसे पहले मुझे नई फाइल बनानी पड़ेगी। मैं सब कुछ अभी एक ही फोल्डर में कर रहा हूँ, रूट फोल्डर में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक नई फाइल बनाऊंगा, और इस नई फाइल को आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हैं। क्योंकि हमने इस फाइल में स्टाइल्स लिखने, तो मैं इसको नाम ही क्या दे दूं, स्टाइल डॉट CSS। दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप किसी भी फाइल को डॉट HTML की एक्सटेंशन देंगे तो उसे ब्राउजर क्या रिकॉग्नाइज करेगा? एज एन HTML फाइल। अगर आप किसी भी फाइल को एक्सटेंशन डॉट CSS देंगे तो वो क्या रिकॉग्नाइज करेगा? उसको एज अ CSS फाइल। कोई भी और एक्सटेंशन देंगे तो वो CSS फाइल ट्रीट नहीं होगी। तो मैं इसे CSS देता हूँ, और यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। थैंक्स टू विजुअल स्टूडियो कोड, ये आइकन भी रेलेवेंट दे देता है हमें। ठीक है, और आपके सिस्टम में इस तरह के आइकन नहीं आ रहे होंगे, क्या आ रहे हैं? आ रहे हैं, फिर बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आ रहे तो मेरे पास एक्सटेंशंस डाउनलोड हुई हुई हैं, उसकी वजह से आ रहे हैं। जिसके नहीं आ रहे हो तो मुझे कंप्लेन कीजिएगा, मैं आपको उसका हल भी बता दूंगा। एनीवेज, मैंने एक सेपरेट फाइल बना ली, और
अब मैंने करना क्या है, कॉल काटनी है पहले, फिर ये करना है कि ये जो स्टाइल्स मैंने इंटरनल लिखे ना, मैं इन सारों को यहाँ से कट कर देता हूँ और ये जो स्टाइल डॉट सी एस एस है यहाँ आके पेस्ट कर देता हूँ। दैट्स प्रीटी मच इट। अब इस पूरी फाइल में आपको HTML नहीं मिलेगा और इस पूरी फाइल में आपको CSS नहीं मिलेगा, लेकिन ये दोनों आपस में इस तरह से इंटरकनेक्टेड होंगी कि जो स्टाइल में CSS में लगाऊंगा वो इधर आके इंप्लीमेंट होंगे, अपना इफेक्ट दिखाएंगे। क्लियर? तो मैं अब यहाँ से ये स्टाइल्स के टैग को भी खत्म कर देता हूँ, हेडर दोबारा से खाली हो गया। अब अगर मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा तो सरप्राइजिंगली नथिंग इज इन हियर, ऑल द स्टाइल्स आर लॉस्ट। वजह कि मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया लेकिन उनको आपस में लिंक नहीं किया। तो लिंक नहीं करूंगा तो HTML को क्या पता चलेगा मुझे स्टाइल कहां से उठाने हैं। तो मैं अब CSS और HTML की फाइल को आपस में क्या करूंगा, लिंक करूंगा। एंड व्हाट आई नीड टू डू इज, मेरे पास एक टैग होता है LIN के लिंक। अब सिर्फ ये लिख के टैब दबा दें तो आपके पास ये ऑटो कंप्लीट कर लेगा। अगर ऑटो कंप्लीट ना भी करे तो आप मैनुअली खुद से लिख दें। ठीक है, आप इसमें अगर देखें तो लिंक का एक टैग है और ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, अनपेयर्ड या सेल्फ क्लोजिंग। ठीक है, और उसके बाद रेल मींस रिलेशन स्टाइल शीट, ये एट्रीब्यूट है। मैंने आपको कहा किसी भी टैग में अगर स्पेस के साथ कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है तो आप इन द फॉर्म ऑफ, तो ये रेल स्टाइल शीट हमेशा रहता है, आप इसको रहने दें एज इट इज। और एचरेफ में आपने पाथ देना है उस फाइल का जिस फाइल को आप इसके साथ लिंक करना चाहते हो। मेक श्योर अभी आप करंटली किस फाइल में, इंडेक्स डॉट HTML में, और लिंक किस फाइल को करना चाहते हैं, स्टाइल डॉट CSS। तो यहाँ पाथ देना है। तो डॉट का क्या मतलब है, डॉट का मतलब करंट डायरेक्टरी, करंट फोल्डर। करंट फोल्डर कौन सा है, वेब डेव। ठीक, स्लैश का क्या मतलब है, करंट, डॉट का मतलब करंट फोल्डर, स्लैश का मतलब उसके अंदर। तो डॉट का मतलब, डॉट किसको रिप्रेजेंट करता है, करंट फोल्डर को। यानी अगर आप इस कमरे में हैं तो आप किससे डिनोट होंगे, डॉट, स्लैश। और स्लैश मतलब उस डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए। और उसके बाद इस डायरेक्टरी के अंदर तीन चीजें पड़ी हुई हैं, इंडेक्स, स्कूल और स्टाइल। लेट मी टेक somebody in. I mean somebody is requesting to join the class as well. He's leaving back. I guess I have missed. Okay, so तो मैंने कहा डॉट, स्लैश और तीन फाइलों में से मुझे क्या अटैच करना चाहिए, CSS। अब ये काम क्या हो गया कि ये जो मैंने स्टाइल्स की फाइल अलग लिखी थी वो मेरी HTML के साथ अटैच हो गई, लिंक हो गई। सबूत क्या है, ये कि जो भी स्टाइल मैंने डिफाइन किए थे, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट कलर, इसका बैकग्राउंड कलर, इसका फॉन्ट कलर, वो सारे के सारे यहाँ क्या हो गए, अप्लाई हो गए। ठीक, लेट्स टेक अ लुक एन इमेज साइजिंग। अगर मैं यहाँ इमेज को साइज इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो मैं इसको क्या दे सकता हूँ, ID, और उसको क्या दे सकता हूँ, कुछ भी ID दे दें IMG के नाम से। और अब मैं CSS में आऊंगा और यहाँ पे इसको किस नाम से टारगेट करूंगा, IMG से टारगेट करूंगा, हैश सिंबल के साथ। और इसको मैं दूंगा क्या, width, and that's going to be like 100 pixels. And if I refresh it, that is going to be a very small image because that's 100 pixel is not a very good size for the picture to be visible clearly. Clear? यहाँ तक मसला मसाइल तो नहीं है अभी तक, वी आर वेरी बेसिक्स। अब हम थोड़ा सा इसको जंप अप करते हैं। मैंने आपको जो टैग्स पढ़ाए हैं ना वो बड़े लिमिटेड पढ़ाए हैं, यानी हमने कुछ 5 या 6 टैग्स पढ़े हैं। और आप लैंग्वेज सीखने में बंदों को परेशानी होती है कि जब अंग्रेजी सीखेंगे तो अंग्रेजी के रूल्स तो सीख जाएंगे, वोकैबुलरी नहीं होगी तो बोलेंगे कैसे। तो आपको पता है वैसे एक रिसर्च है कि जो बंदा अंग्रेजी बोल सकता है ना वो अपनी पूरी गुफ्तगू में पूरी जिंदगी सिर्फ 40 या 50 अल्फाज इस्तेमाल करता है। पता है आपको, नहीं पता। इवन हम उर्दू भी यूज करते हैं ना, तो हम जब भी गुफ्तगू करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, तो हम उर्दू में भी 30 से 40 अल्फाज ही इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं के गिर्द घूमते रहते हैं, उससे बाहर नहीं निकलते। यही हिसाब है इसका। आपको 15 से 20 टैग्स सीखने की जरूरत है बस। पूरा का पूरा डिजाइन या वेब डिजाइन किसी भी किस्म की वेबसाइट आप उन्हीं 15-20 टैग्स को इस्तेमाल करके, रीयूज करके, आगे पीछे ऊपर नीचे सजे खब्बे करके आप उनको पूरा प्रॉपर डिजाइन बना सकते हैं। ठीक है, तो इस बारे में परेशान नहीं होना कि बहुत सारे टैग्स हमें याद कैसे रहेंगे, भूल जाएंगे वगैरह। तो अभी तक हमने जो बेसिक टैग्स पढ़े हैं वो हेडिंग्स टैग हैं, फिर UL है, फिर LI है, फिर इमेज है। वीडियो वगैरह की तरफ अभी हम नहीं गए और डेफिनेटली सूल विल गो बैक। अब मैं इन सारी चीजों को अगर हटा दूं, या हटाने से पहले एक और चीज बता दूं अगर आप कंफ्यूज ना हो।
अभी तक मैंने आपको यूनिवर्सल एट्रीब्यूट्स कितने बताए हैं? एक स्टाइल, एक आईडी, ठीक, और कुछ नहीं बताया। यही दो एट्रीब्यूट्स हैं जो हर टैग के साथ इस्तेमाल हो सकते हैं। आज एक तीसरा भी बताने लगा हूं, और वो है, अच्छा मेरी बात सुने, अभी मेरे पास कितनी हेडिंग्स हैं? 6 हेडिंग्स हैं। मैं ये चाहता हूं कि ये जो बैकग्राउंड कलर ग्रीन है, ये सारी की सारी 6 हेडिंग्स का बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाए। तो अभी तक अवेलेबल तरीकों के मुताबिक क्या करूं? सबको आईडी दे दूं, अलग अलग आईडी दे दूं, क्योंकि आईडी यूनिक होनी चाहिए, रिपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब जरा मसला, पहले प्रॉब्लम समझाऊंगा फिर उसका सोल्यूशन बताऊंगा। तो मैं इसको भी आईडी दे दूं, और मैं इनफैक्ट इसको 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 इकट्ठी आईडी दे दूं। इन सब में आईडी, ये हेडिंग 1 है तो इसको क्या दे दूं? हेडिंग 2 दे दूं। इसको मैं दे दूं जी हेडिंग 3 दे दूं। इसको दे दूं हेडिंग 4। इसको दे दूं हेडिंग 5। इसको दे दूं हेडिंग। मसला समझ आया क्या? घंटा हो गया मैं नाम ही चेंज कर रहा हूँ। पहला मसला तो इटसेल्फ ये है, ठीक। दूसरा मसला ये कि कितने एक नाम दोगे यार? इट्स नॉट अ गुड नेम, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, इट्स नॉट अ गुड नेम बाय द वे। नेम शुड बी मीनिंगफुल। लेकिन फिर भी क्या सारा दिन नेम नेम ही देते रहोगे? तो अगर यहाँ नेम देना, चलो फिर ठीक है, अगला मसला भी देखिएगा क्या है। इनमें से हर एक को उठा के मुझे यहाँ टारगेट करना पड़ेगा। ठीक है, लंबा खुद कर रहा हूँ ना, ताकि मसला बता सकूं, फिर उसका हल भी बता सकूं कि यार इसका बेहतरीन हल क्या है। अब ये देखें, यहाँ से मैं फिर करूंगा हेडिंग 1, तो कितने मसाइल हैं? एक तो नाम इतने ज्यादा हो गए, दूसरा हर एक को आईडी डिफरेंट देनी पड़ेगी, और फिर तीसरा स्टाइल में जाके वो इतनी लंबी लाइन। तो मेरे पास इसका एक शॉर्ट हल है, इनफैक्ट मेरे पास तो नहीं है, सीएसएस वालों ने दिया है। वो ये है कि आप इन सारों को आईडीज देने के बजाय, और आईडीज भी अलग अलग रखने के बजाय, क्योंकि यूनिक नाम सोचना भी एक बड़ा तरद्दुद है। घर में बच्चा पैदा हो ना, तो पूरी फैमिली को वक्ता पड़ जाता, ना की रखिए, होता है ना ऐसा? ठीक है, तो वो पूरे मोहल्ले से पूछते हैं ना की रखिए। तो अब आप कितने एक टैग क्रिएट करेंगे जिनके नाम सोचेंगे? ऑब्वियसली आगे चल के आपको पता लगेगा कि नाम वाकई एक चैलेंज है सोचना। एनीवेज, जब आप आईडी देंगे किसी भी टैग को, तो आईडी यूनिक होती है। एक आईडी जब आपने एक दे दी, तो पूरे आईडी का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी। आपके आईडी कार्ड के जो नंबर है पूरे पाकिस्तान में किसी और बंदे का हो सकता है। तो आइडेंटिटी का मतलब आईडी शुड बी यूनिक। आपने सबको सेम स्टाइल देने, तो आप एक और एट्रीब्यूट है, ये भी यूनिवर्सल एट्रीब्यूट है, दैट इज गोइंग टू बी अ क्लास। अब बजाय आईडी के क्या इस्तेमाल कर लें? इसका फायदा क्या होगा जरा देखिएगा। मैं इस क्लास को कहता हूं जी हेडिंग, और इस हेडिंग को, अच्छा, जब आप आईडी देंगे ना, तो आईडी को कहां कैसे सेलेक्ट करेंगे? हैश के साथ। जब क्लास देंगे तो क्लास को कैसे सेलेक्ट करेंगे? डॉट के साथ। जब भी आप सीएसएस में कहीं डॉट लिखा हुआ देखें, तो उसका मतलब क्या है? ये क्लास सेलेक्टर है। और जब हैश लिखा हुआ देखें, तो ये क्या है? आईडी सेलेक्टर है। और जब सिर्फ टैग लिखा हुआ देखें, तो ये टैग नेम सेलेक्टर है। तो आपने सीएसएस के कितने सेलेक्टर पढ़ लिए? टैग नेम सेलेक्टर, या सिंपली टैग सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर, और क्लास सेलेक्टर। क्लियर होगी बात? अब इसकी ब्यूटी देखिएगा। मैं एक बैकग्राउंड कलर देता हूं इसको, और मैं इसको बैकग्राउंड कलर देता हूं जी एक्वा। अब जरा गौर से देखें, मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया इस टेस्ट को। अब सपोज मुझे इन सब के लिए भी सेम बैकग्राउंड चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? क्लास मैंने एक ही दफा डिफाइन की, ये क्लास का एट्रीब्यूट सेम क्लास सबको असाइन कर दूंगा। दो मसाइल आलू हैं, एक तो नाम डिफरेंट नहीं सोचने पड़ेंगे, और दूसरा सीएसएस में सबको जाके अलग अलग नहीं देना पड़ेगा। सिर्फ एक ये स्टाइल दिया, जितने एलिमेंट्स को या जितने टैग्स को ये क्लास लगी हुई है, सब ने वो स्टाइल उठा लिया। अब स्टाइल ग्रो भी कर सकते हैं, यानी सिर्फ बैकग्राउंड कलर जो नहीं होता ना, नॉर्मली हम इसको कहते हैं जी फॉन्ट साइज। हम इसको फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, लेट्स सपोज 20 पिक्सल कर देते हैं सबका। हम सपोज करते हैं इसको पैडिंग दे देते हैं, एंड दैट इज, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। जो जो लोग फर्स्ट टाइम में परेशान ना हो, इनफैक्ट वो रिकॉर्डिंग देखें तो समझ आ जाएगी। अगर रिकॉर्डिंग से भी समझना है तो ऑब्वियसली लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली बी टेलिंग यू इन डिटेल। ओके, सो नाउ अब मुझे
अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूं तो आप देख रहे हैं सारों के फॉन्ट साइज सेम हो गए। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ फॉन्ट साइज दिया 20 पिक्सल। अब मैं सबको पैडिंग दे रहा हूँ जी 16 पिक्सल्स, तो सारों की पैडिंग जो है, अब मैं सबको मार्जिन दे रहा हूँ, दैट इज गोइंग टू बी लाइक 12 पिक्सल्स। जो भी हरकतें कर रहा हूँ वो सारे के सारे जिनको सेम क्लास मिली हुई है वो सारे वो पिक कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात? दिस इज बेसिकली अ क्लास एट्रीब्यूट। तो वी टॉक्ड अबाउट सिंपल टैग सेलेक्टर, कि आप किसी भी एक टैग को स्टाइल देना चाहें तो आप उस टैग का नाम लिख के उसको स्टाइल दे दें। आप किसी भी एक टैग को यूनिक स्टाइल देना चाहें, यानी सिर्फ एक ही, बाकी किसी पे नहीं, तो आप क्या सूटेबल है, आईडी। अगर आप मल्टीपल टैग्स को सिमिलर सेम स्टाइल देना चाहें तो क्या हल है? तो ये तीनों सेलेक्टर्स पढ़ने का हरगिज मतलब ये नहीं है कि आपको ये क्लास ज्यादा अच्छा है ये यूज होता है, आईडी ज्यादा अच्छा है वो यूज होता है, या टैग नेम ज्यादा अच्छा है वो यूज है। सिनेरियो पे डिपेंड करता है। डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट सेलेक्टर्स की जरूरत पड़ती है, और ये काफी ज्यादा सेलेक्टर्स हैं, हम आगे चल के पढ़ेंगे। लेकिन सारे के सारे सेलेक्टर्स का पर्पस क्या है? एचटीएमएल का कोई एलिमेंट सेलेक्ट करना और उसको क्या असाइन करना, स्टाइल असाइन कर देना। ठीक है, क्लास तो ऑब्वियसली असाइंड है ना एचटीएमएल के टैग। सो विद दिस थिंग डन, अब मैं जरा आपको बताऊं कि मैं ज्यादा, सिर्फ मैं नहीं, इनफैक्ट प्रोफेशनल्स ज्यादातर क्या यूज करते हैं, क्लास। कि क्लास की फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है, तो मैं ज्यादातर क्या यूज करूंगा। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं होगा कि आईडी इज अनइम्पोर्टेंट या टैग नेम सेलेक्टर इज अनइम्पोर्टेंट। ठीक है, ये चीजें आपको थोड़ी देर, थोड़ा अरसे गुजरने के बाद, थोड़ा टाइम गुजरने के बाद खुद बहुत समझ आती जाएंगी। ना समझ आई तो हम समझाएंगे आपको। अच्छा, ये जो सारी वो चीजें हैं जिनके बारे में यानी हम स्टाइल से रिलेटेड चीजें ही पढ़ रहे हैं कि हम स्टाइल को कितने तरीकों से दे सकते हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। ये एक्सटर्नल स्टाइल शीट है जो हमने अलग से स्टाइल लिख के उसको एम्बेड किया। अब मैंने लास्ट टाइम भी आपको बात कही थी कि मैं सिर्फ कलर दे रहा हूं टेस्ट को, ये कलर अप्लाई हो रहा है पूरे बैकग्राउंड पे। तो जितने भी टैग्स होंगे उनकी दो टाइप्स होंगी, या तो वो ब्लॉक लेवल होंगे या वो इनलाइन होंगे। जितने भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं वो अपने सामने किसी दूसरे एलिमेंट को, अच्छा मैं एलिमेंट किसको बोल रहा हूँ, टैग ही को बोल रहा हूँ। एलिमेंट किसको बोल रहा हूँ, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, डेलिकेट सा, लेकिन वो डिफरेंस जब वक्त आएगा तो बताऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं एलिमेंट बोलूं या टैग बोलूं, दैट समवट सिमिलर। ठीक है, तो अब ये जो टेस्ट है ये लिखा हुआ है H1 में, तो H1 टेस्ट ने तो इतनी जगह ऑक्यूपाई की हुई है, तो बाकी पूरी की पूरी जगह क्यों ऑक्यूपाई हुई है? बिकॉज हेडिंग का डिफॉल्ट बिहेवियर है कि ये डिस्प्ले ब्लॉक हुआ हुआ होता है। यानी अगर मैं यहां पे जाऊं तो ये क्या हुआ हुआ है, तो डिस्प्ले जितने भी एलिमेंट्स, आपको कैसे पता चलेगा कोई एलिमेंट डिस्प्ले ब्लॉक है या इनलाइन है? इंस्पेक्ट से। तो इंस्पेक्ट से कैसे, कहां जाके पता चलेगा? ये डिस्प्ले ब्लॉक किसने दिया है? मैंने। तो जो ब्राउजर स्टाइल देता है उसको क्या बोलते हैं? यूजर एजेंट स्टाइल शीट। क्लियर? तो ये नजर नहीं आ रहा डिस्प्ले ब्लॉक किसने दिया है भाई, और जो मैंने स्टाइल दिए हैं वो किसमें लिखे हुए? स्टाइल डॉट सी एस एस। दोनों में फर्क, ये एडिटेबल नहीं है, कैन यू सी दिस, और ये एडिटेबल है, कैन यू सी दिस। तो यूजर एजेंट स्टाइल शीट को आप ब्राउजर के इंस्पेक्टर में जाके चेंज, आप अगर इन्हें चेंज करना चाहते हैं तो अपने कोड में ओवरराइट करना पड़ेगा आपको। ओवरराइट क्यों? क्योंकि कैस्केड का मतलब होता है ऊपर से नीचे आना, तो जो नीचे आएगा वो टेक ओवर करेगा प्रीवियस वन को। ठीक है, एनीवेज, सो अब मैं इन सारी चीजों को यहां से उड़ा देता हूं। आई एम बैक टू द वेरी 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 सिंपल पेज हैविंग नथिंग इन इट। ठीक है, पंजाबी में क्या कहते हैं इसको? जिथे दी खोती। एनीवेज, मैं इसलिए बोल नहीं रहा कि मेरी रिकॉर्डिंग भी जा रही है फॉरेन में बाहर भी। एनीवेज, तो आधी बातें आप भी कंप्लीट कर लिया करें, अच्छी बात होती है। अब हम क्या करने लगे, ये ब्राउजर का जितना भी व्हाइट एरिया, आपने अभी तक ये देख लिया कि हम जितना कुछ भी लिखते हैं बॉडी में वो सारा कुछ कहाँ नजर आता है? इस व्हाइट एरिया में।
ये जो मैं घुमा रहा हूं ना, ये पूरी चीज, इसको हम बोलते हैं ब्राउजर की विंडो। क्या बोलते हैं? ब्राउजर विंडो में क्या क्या होता है? टॉप पे ये टाइटल बार या टैब बार, जहां पे ये टैब्स आ रहे होते हैं, उसके नीचे ये यूआरएल बार या यूआरएल एड्रेस बार अलोंग विद दीज अदर कंट्रोल्स। उसके नीचे अगर यहाँ पे एक और होती है बुक मार्क बार, जिस भी किसी भी वेबसाइट को आपको अच्छी लगती है, जिसको आप लेटर ऑन दोबारा विजिट करना चाहते हैं, मेरे ख्याल में दूसरे ब्राउजर पे हुई है, यहाँ पे नहीं है, दूसरे सेटिंग में। तो यहाँ पे एक और होती है, क्या उसे कहते हैं? बुक मार्क बार। आई रिपीट, ब्राउजर विंडो, यूआरएल एड्रेस बार, और ये उसके एक्स्ट्रा कंट्रोल्स हैं उसी एड्रेस बार की। इसके नीचे एक और बार होती है समटाइम, वो इनेबल कर सकते हैं आप। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो गालिबन मुझे मिलेगी भी कहीं बुक मार्क, और इस बुक मार्क को बुक मार्क मैनेजर, और ये पता नहीं यहाँ की सेटिंग होती है, आप उसे शो कर सकते हैं तो वो टॉप पे शो होना शुरू हो जाता है। अभी वी डोंट वांट टू स्पेंड ऑन दैट टाइम, स्पेंड दैट मच टाइम ऑन दैट। ठीक है, शायद मेरे बुक मार्क में कुछ नहीं है। एनीवेज, यहाँ से ये जो व्हाइट एरिया शुरू हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, आई मीन लेट मी हाईलाइट इट, ये सारा एरिया जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसको हम कहते हैं ब्राउजर का व्यू पोर्ट। क्या कहते हैं इसको? दिस इज कॉल्ड व्यू पोर्ट। क्लियर? तो जब भी मैं टेक्निकली कभी गुफ्तगू में नाम लूं कि व्यू पोर्ट, तो आप कहेंगे कि वो सारा एरिया जहां पे हमारे वेबसाइट डिजाइन ने रिफ्लेक्ट होना होता है, अपीयर होना होता है। तो हम बॉडी में जो कुछ भी लिखते हैं, आउटपुट कहाँ दिखता है उसे? ब्राउजर में, ब्राउजर की व्यू पोर्ट में, टू बी मोर प्रिसाइज। ठीक है, अब बीइंग अ डिजाइनर, वेब डिजाइनर या डेवलपर, अगर आप कोई वेबसाइट खोलें तो आपका ये चैलेंज होता है कि आपने इस व्यू पोर्ट को जितना इफेक्टिवली हो सके इस्तेमाल करना है। अगर आपको नहीं पता ना, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। वेबसाइट का एक छोटा सा एरिया आपको लाखों रुपए का बिजनेस दे सकता है। आपको पता है इस बात का? नहीं पता ना? अक्सर आपको नजर आता है कि ये देखें, ये आप ये नीचे क्या लिखा है? एडी, एडी फॉर एड। इसका मतलब ये एआई एंड मशीन लर्निंग, ये कोई कंपनी है जिसने यूट्यूब को अपना एड दिया है। और आपको पता है कि ये मेन पेज पे इतने सारे ऐड लगाने के कितने चार्जेस ले रहे होंगे, कितने पैसे ले रहे होंगे? मे बी, आई एम गेसिंग, आई एम नॉट श्योर। अगर कोई बहुत बड़ी मेन पेज है यूट्यूब का, जो ही यूट्यूब खोलते हैं तो मेन पेज पे ऐड लगने के यूट्यूब आई गेस $1000 लेता होगा या $500 लेता होगा। आई मे बी रॉन्ग, मतलब आई एम टोटली गेसिंग इट। लेकिन बताना क्या चाह रहा हूं कि आपने इस पूरी व्यू पोर्ट को, बीइंग अ वेब डिजाइनर, ये यूट्यूब पे किसी वेब डिजाइनर ने डिजाइन की है ना, तो बीइंग अ वेब डिजाइनर आपकी माइंड मेकिंग कर रहा हूं कि आपने व्यू पोर्ट पे मौजूद जो स्पेस है उसको इतना ऑप्टिमली यूज करना है, इतना इफेक्टिवली यूज करना है। क्यों? क्योंकि हर एक छोटा सा सेक्शन आपको लाखों रुपए का या हजारों रुपए का बिजनेस दे सकता है। अब ये एड शो हो रहा है ना, थोड़ी देर बाद आप इसे खोलेंगे, ये एड यहाँ पे डिफरेंट होगा शायद, थोड़ी देर बाद खोलेंगे ये एड और डिफरेंट होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये 1 घंटे में अगर यहाँ 10 एड्स चेंज करेगा, तो हर एड देने वाली कंपनी से यूट्यूब कितना चार्ज करेगा? ऑन एवरेज $500 भी करे तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5, $50, 50 नहीं, $5000 एक दिन की बात है। तो जिसने ये वेबसाइट बनाई है, ऑब्वियसली उसको कितना प्रॉफिट हो रहा होगा। अच्छा, सिर्फ ये नहीं, यूट्यूब सिर्फ यही ऐड नहीं दिखाता। कोई चैनल ओपन कर ले, ये क्या चल रहा है? ये ऐड चल रहा है। अच्छा, मैं इस ऐड को यहां से स्किप कर दूं, ये ऐड गायब नहीं होगा, ये इधर कहीं राइट साइड पे स्टिल शो हो रहा है। अब अगेन उधर के चार्जेस अलग, इधर किसी और कंपनी का ऐड लगा हुआ है। गॉट इट? तो यू कैन थिंक कि कितना बड़ा बिजनेस मॉडल है। अब सिर्फ ये नहीं, फेसबुक पे कितने एड्स आते हैं, इंस्टाग्राम पे कितने एड्स आते हैं, और इतने चालाक हैं कि मैं अगर यूट्यूब पे मूवी सर्च करूं ना, एक दफा गलती से सर्च कर दूं, आगे अब से ऑनवर्ड वो मुझे दिखाएगा ही रेलेवेंट एड्स, मूवीज से रेलेवेंट एड। मैंने गलती से पिछले दिनों सर्च कर लिया सोफा ऑनलाइन खरीदने के लिए,
वो मथे ही लग गया मेरे। अब गूगल की जो वेबसाइट खोलता हूँ मुझे सजेशन में कौन से ऐड दिखाता है, ये इतने चला गया। खैर, इस सारी कहानी आपसे शेयर करने का मतलब पता है क्या होता है कि बीइंग अ वेबसाइट डिजाइनर आपको अपनी व्यू पोर्ट की जितनी स्पेस है उस स्पेस को इतना ऑप्टिमली और इफेक्टिवली यूज करना है। क्यों? क्योंकि एक छोटा सा एरिया भी आपको क्या कमा के देता है, हजारों रुपए कमा के देता है। दैट वाज एक्चुअली बिट ऑफ इंस्पिरेशन कि हम क्यों बात करते हैं वेबसाइट डिजाइन की, वेबसाइट डेवलपमेंट की। और ये तो एक मॉडल है ना बिजनेस का, जो कि यूट्यूब और बड़े बड़े जाइंट्स कह रहे हैं। आपके पास अगर कोई अपना ब्लॉग है, एफिलिएट ब्लॉग, आपको पता है इवन इवन जो हमारा चैनल है ये एड्स, खैर बहुत सारे तरीके होते हैं बिजनेस के, वो साथ साथ शेयर करूंगा, अभी मैं अपने पॉइंट से हट जाऊंगा। तो हमने बेसिकली कटिंग द स्टोरी शॉर्ट कि इस व्यू पोर्ट को, इस एरिया को इतना इंपॉर्टेंट यूज करना है। तो उसके लिए अगर हम एक हेडिंग लिखें और हेडिंग पूरी विड्थ ऑक्यूपाई कर ले तो क्या ये डिजायरेबल है? ठीक है, तो इसलिए अब मैं एलिमेंट्स जो सिखाने जा रहा हूं यहाँ पे, उन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, यानी वो एक्चुअली लेआउट के एलिमेंट्स होंगे। अभी तक जो मैंने बताए हैं हेडिंग, पैराग्राफ, यूएल, ये सारे क्या थे, ये टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करते, तो हम इनको क्या बोल सकते हैं, टेक्सचुअल एलिमेंट्स। इनमें से कोई भी एलिमेंट लेआउट एलिमेंट नहीं था, कोई भी एलिमेंट लेआउट एलिमेंट नहीं था, ये सिर्फ क्या थे, टेक्सचुअल एलिमेंट थे, जो किसको किसके लिए होते हैं, कंटेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए होते हैं। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं कि एक स्पेस में मुझे फॉर एग्जांपल एक बॉक्स जितनी स्पेस चाहिए, जिस तरह ये यूट्यूब ने कहा हुआ है कि मुझे सिर्फ एक स्पेस चाहिए जो सिर्फ एक बॉक्स पे मुश्तमिल हो, ताकि मैं उसी बॉक्स को रेप्लिकेट कर सकूं, एक दो तीन चार पांच। अब देखें ऐड डिफरेंट आ गया, ठीक है, यानी थोड़ी देर बाद रिफ्रेश करके वापस आऊंगा ऐड डिफरेंट आएगा। तो ये एक दिन में गलबन को 50-100 किस्म के तो ऐड चेंज होते हैं, और फिर हर पेज पे चेंज होते हैं, हर वीडियो पे चेंज होते हैं, हर प्ले लिस्ट पे चेंज होते हैं। दैट्स द ह्यूज एनीवेज। तो कुछ टैग्स थे जो मैंने आपको बता दिए, टेक्सचुअल एलिमेंट्स थे, हेडिंग थी, पैराग्राफ था वगैरह वगैरह। अब जो बताऊंगा उनमें हम डायरेक्ट वो एलिमेंट्स हैं जो कि लेआउट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। उनमें सबसे पहला टैग जो हम नॉर्मली बताते हैं दैट इज काइंड ऑफ div। ये टैग है, div इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ डिवीजन। div किसकी शॉर्ट फॉर्म है, डिवीजन। और ये भी पेयर टैग है, यानी इसका ओपनिंग टैग होगा तो क्लोजिंग टैग भी होगा। अब ये div किस लिए है, आपने देखा ये पूरा व्हाइट एरिया व्यू पोर्ट थी ना, तो इसने व्हाइट एरिया को कितनी डिवीजन में डिवाइड किया हुआ है। डिवीजन का लफ्ज समझाने के लिए आ रहा हूं, ये मेरी व्यू पोर्ट थी जो मेरे पास भी है, ठीक। इस व्यू पोर्ट की कितनी डिवीजन बनाई हुई उसने, ये देखें, एक डिवीजन यहां से लेके यहां तक जिसमें सिर्फ ये साइड बार मेन्यू आ रहा है, क्लियर। दूसरी डिवीजन यहां से लेके यहां तक जिसमें सिर्फ टॉप सर्च बार और ये कुछ नेविगेशन बार आ रही हैं। तीसरी डिवीजन यहां से लेके यहां तक, और चौथी डिवीजन यहां से लेके यहां तक, पांचवी डिवीजन यहां से यहां तक, छठी डिवीजन यहां से यहां तक, सातवीं डिवीजन यहां से यहां तक, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, थिंग्स गो ऑन। तो ये बेसिकली क्या है, अब जो मैं टैग पढ़ाने लगा हूं उसका पर्पस क्या है कि आपके एक मेन पेज को मल्टीपल डिवीजन में डिवाइड करें। अब इस बात का सवाल आप नहीं पूछेंगे कि क्यों डिवाइड करें, क्योंकि हमें हर डिवीजन में कुछ अलग अलग चीज शो करवानी है, अपनी चॉइस अपनी मर्जी की। अगर हम ये वेबसाइट किसी के बिजनेस के लिए बना रहे हैं तो जो हमसे वेबसाइट बनवाएगा वो हमें बताएगा कि इस एरिया में ये आना चाहिए, इस एरिया में ये आना चाहिए, इस एरिया में ये आना चाहिए। तो इसलिए हमें अक्सर किसकी जरूरत पड़ती है, पूरी व्यू पोर्ट की डिवीजन की जरूरत पड़ती है। तो डिवीजन का समझ आ गया क्या होता है, नाउ कम बैक हियर। तो अब मुझे एक छोटा सा बॉक्स बनाना है ताकि मैं सिर्फ इतनी सी डिवीजन को आपको बता सकूं कि हम पूरे पेज को डिवाइड कर सकते हैं मल्टीपल सेक्शंस में, मल्टीपल डिवीजन में। तो मैंने डिव बना ली, डिव बना के मैं यहाँ रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ कुछ भी नहीं आएगा। अगर आपने सिर्फ डिव बना ली तो उसका बन गई, लेकिन आपको नजर नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि मैंने ये नहीं बताया कि इस डिवीजन की हाइट कितनी हो, इस डिवीजन की विड्थ कितनी हो। तो जब मैं डिवीजन बनाऊंगा तो मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि इसकी इतनी हाइट दे दो, इसकी इतनी विड्थ दे दो। लेट्स कम बैक। तो हाइट और विड्थ यहीं दे दूं, स्टाइल अलग बनाए हुए अलग देना है, तो इसको क्या दूं, क्लास आईडी या स्टाइल का एट्रीब्यूट? क्लास क्यों दूं? क्योंकि मैंने कहा है कि हम ज्यादातर किसके साथ काम करेंगे, क्लास के साथ काम करेंगे, ठीक।
अब जो मैंने कहा ना मोहल्ले में बच्चा पैदा हो तो टेंशन पड़ जाती है, नाम क्या रखें। तो अब जैसे मैंने अभी आपको हाईलाइट करके बताया कि एक पेज पे तो बहुत सारी डिव्स हो सकती हैं, तो हमने डिव को नाम ऐसे देना है ताकि बाद में हमें याद भी रहे, बाद में जाके हम उसे रेफर भी करें। और अगर हमें 10 डिव्स बनानी है तो हमें पता होना चाहिए कि एक डिव का क्या नाम हो, दूसरे का क्या नाम हो, तीसरे का मीनिंग हो। तो नाम कैसे देते हैं इस पे भी मैं बड़ी डिटेल में आपको बताऊंगा कि नाम कैसे रखते हैं। हम यहाँ पे इसको मैं नाम देता हूँ बॉक्स, फिलहाल मैं चूंकि एक छोटा सा बॉक्स बनाने लगा। अब इस बॉक्स को, ये स्टाइल तो सारे पुराने हैं ना, इनसे मेरा लेना देना खत्म, मैं इनको डिलीट कर रहा हूँ। और यहाँ पे क्लास को कैसे सेलेक्ट करते हैं, डॉट से। मुझे सबसे पहले इसका क्या देना है, विड्थ। मैं चाहता हूँ मुझे विड्थ 200 पिक्सल की मिले। दूसरे नंबर पे मैं इसे क्या दूंगा, हाइट। मैं चाहता हूँ हाइट मुझे 200 पिक्सल की मिले ताकि मुझे एक स्क्वायर बॉक्स बन जाए, हाइट और विड्थ सेम। अब अगर मैं इसे जाके रिफ्रेश करूंगा तो भी कुछ नहीं है, ठीक। लेकिन डिव बन गई है, क्यों? अगर मैं इसके बाद एक पैराग्राफ लिखूं और उसमें कुछ लिख दूं समथिंग, तो ये यहाँ आ रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या एग्जिस्ट कर रहा है, वो 200 पिक्सल बाय 200 पिक्सल का एक बॉक्स। तो उसे देखने के लिए कि यार वो बना है कैसा है, कितनी उसकी हाइट विड्थ अंदाजा लगाने के लिए यहाँ क्या दे दें इसको, बैकग्राउंड कलर, एंड दैट इज गोइंग टू बी लाइक रेड। क्लियर? इस बात का मुझे आप जवाब देंगे कि ये ऊपर से स्पेस क्यों है और लेफ्ट से स्पेस क्यों है, जुड़ा हुआ क्यों नहीं है, किधर से आया, किसको दिया ब्राउजर ने, बॉडी को, कैसे पता चला? वेरी गुड। ये सारी कहानियां याद करो ना, पिछले सारे कॉन्सेप्ट यूज होने हैं बारी बारी। सो मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये देखें, लेफ्ट पे भी स्पेस दे दी उसने और टॉप पे भी स्पेस दे दी। मैंने स्पेस का कहीं जिक्र ही नहीं किया भाई, ना मार्जिन छेड़ा ना पैडिंग छेड़ी, तो ये कहां से दिया? तो मैंने कहा कि जब भी कोई ऐसा स्टाइल आपको नजर आए जो आपने ना दिया हो, तो वो किसने दिया होगा? ब्राउजर की यूजर एजेंट स्टाइल शीट ने। दिस इज द प्रॉपर आंसर। अब मैं उसे चेक करना चाहता हूँ कि क्या दिया उसने, मार्जिन दिया, पैडिंग दिया, और फिर कितना दिया। तो मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, इंस्पेक्ट पे करूंगा, यहाँ पे मुझे सारा कुछ नजर आ जाएगा। मैंने जो जो टैग्स लिखे हैं, मेरे पास एक बॉडी है, एक बॉक्स है और एक पैराग्राफ है। मैं बॉडी पे देखता हूँ तो ये नजर आ रहा है ऑरेंज कलर आपको, और ये नीचे नजर आ रहा है ऑरेंज कलर, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मार्जिन को। इसको हम क्या कहते थे, इस बक्से को? इसका एक नाम बताया था कल मैंने, बॉक्स मॉडल। हर एलिमेंट जो हम क्रिएट करेंगे वो इस बॉक्स मॉडल में उसकी सारी कैलकुलेशन, सारी साइड के मार्जिन, अतराफ, बॉर्डर, सारा कुछ वो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, ठीक है। अब जरा बॉक्स मॉडल क्या है, इसमें मैं आता हूँ इस डिप पे। बरल ये क्या है, बॉक्स मॉडल क्या दिखा रहे, देखें इधर से, देखें एलिमेंट कौन सा सिलेक्टेड है, बॉडी। इसको सेलेक्ट करके मैं बॉक्स मॉडल पे आया तो वो देख रहे हैं साइडों पे, चारों साइडों पे उसने लाइन लगा दी है। ये इसका मतलब कितनी लाइन है, 8 पिक्सल टॉप से मार्जिन दिया हुआ है इसने, किसने, बॉडी ने। 8 पिक्सल राइट से, 8 बॉटम से, 8 लेफ्ट से। क्लियर? तो ये किसने दिया हुआ है, ये देख लें, मार्जिन 8 पिक्सल बॉडी को मिला है, और किसने दिया है, मेक सेंस। मैं इसे हटाना चाहता हूं, क्या करूंगा, ओवरराइड कर देंगे। और किसको ओवरराइड करूंगा, यहां पे जाके, एक तो बॉडी को उसने स्टाइल दिया, मैं दोबारा लिख दूंगा बॉडी और मार्जिन 0। उस वाला स्टाइल कट गया, मेरा वाला स्टाइल आ गया, और यहाँ टॉप से भी स्पेस खत्म, लेफ्ट से भी स्पेस खत्म। क्लियर होगी बात? अच्छा, अभी तक मीठी गोलियां चल रही हैं। अभी तो मीठी गोलियां चल रही हैं जरा, ये क्लास के नेम की वजह से। लेकिन मैं आपको इतना जबरदस्त तरीका बताऊंगा ना कि नहीं, मैंने मिसाल इसलिए दी ना कि शुरू में बच्चे समझे यार ये नाम देने में कोई मसला है, तो मैंने इनको मिसाल ही वो दी है। मैं कहा बच्चा पैदा हो जाए ना, पूरे मोहल्ले में बंदा घूमता है, ना की रखिए और चले। लेकिन इंशाल्लाह मैं ऐसे बिल्कुल स्मूथ तरीके से, गैर महसूस तरीके से इंजेक्शन लगाऊंगा ना कि वो आपको फील भी नहीं होगा और तरीका भी पता लग जाएगा नाम कैसे होता है। एनीवेज, क्लियर होगी जी बात। तो हम
बॉडी को फिलहाल हटा देते हैं, बेशक वो मार्जिन शो करे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस वजह से क्या चीज आ रही है। तो अब यूट्यूब ने भी तो ऐसे ही किया होगा ना। मिसाल के तौर पे अगर मैं इस बॉक्स को, मैंने कहा ना स्टाइल क्लास देते हैं तो सेम क्लास हम मल्टीपल एलिमेंट्स को दे सकते हैं, ऐसे ही है। तो अगर हम इसको 4 बॉक्स बना दें एक के बजाय और रिफ्रेश करें, मैं कॉपी पेस्ट किया मैंने सिर्फ, तो ये क्या बन गया, एक के बजाय कितने बॉक्स बन गए, 1 2 3 4, चारों की सिमिलर विड्थ, सिमिलर हाइट, सिमिलर कलर। क्लियर? लेकिन ये जुड़े हुए क्यों है साथ? नहीं तो क्या ना मारा करो ना, ब्लॉक कितों आ गया, मैंने कहा साथ जुड़े हुए क्यों है जी, ब्लॉक है तो सवाल तो पूरा सुन लिया करो पहले। क्योंकि बीच में कोई मार्जिन स्पेसिंग वगैरह मैंने नहीं दी हुई, लेफ्ट पे और टॉप पे तो इसलिए स्पेसिंग है कि वो बॉडी ने दी थी, बॉक्सेस की अपनी मार्जिन पैडिंग। तो मैं अगर लेट सपोज इनको एक दूसरे से वक्रे करना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मार्जिन एंड दैट इज गोइंग टू बी 12 पिक्सल या 8 पिक्सल या व्हाटएवर यू लाइक, 8 पिक्सल दूंगा। तो हर बॉक्स मार्जिन 8 पिक्सल का मतलब सिर्फ मार्जिन है तो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, हर बॉक्स अपने टॉप बॉटम लेफ्ट राइट लेगा। हाँ, यही चीज मैं चाहता था, ऐसे सवाल को पूछे। पहली रीजन तो ये आमने सामने लाएंगे कैसे, वो तो बात की बात है, आमने सामने आए क्यों नहीं ये पहली बात है, क्या तकलीफ है इनको। यस, जब भी कोई दो एलिमेंट्स एक दूसरे के आमने सामने ना आए तो आपने अंडरस्टैंड कर लेना है कि इनका डिफॉल्ट डिस्प्ले क्या होता है। और अब आपने ये ज़हन में कॉन्सेप्ट बना लेना है कि जब भी डिव बनाएंगे तो डिव का डिफॉल्ट डिस्प्ले क्या होता है, ये कभी आमने सामने नहीं आएंगे जब तक हम डिस्प्ले। अच्छा कैसे, लेट्स सी, मैं इस ब्लॉक को यहाँ हाईलाइट करता हूँ ना, तो डिस्प्ले ब्लॉक तो मैंने तो कहीं नहीं दिया, तो इसका मतलब ये लगा हुआ है डिस्प्ले ब्लॉक, और ये किसने दिया है, तो इसका मतलब डिव ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, इनलाइन एलिमेंट है। तो जब भी दो एलिमेंट्स आमने सामने ना आए तो रीजन क्या है भाई, हल क्या है, मुझे पता था इनलाइन बोलेंगे, हल क्या है, नहीं नहीं, ओवरराइड मतलब इस स्टाइल को ओवरराइड करेंगे, लेकिन ओवरराइड करके कौन सा स्टाइल देंगे ताकि ये हट जाए, इन्होंने कहा इनलाइन, ठीक है। लेट्स सी, मैं इसको देता हूं जी डिस्प्ले। अब इसके बाद ना सारी गेम सीएसएस की प्रॉपर्टीज की है, लेआउट के स्टाइल, मैं अगर इनलाइन दे देता हूं, और खैर है, वो तो मथे ही लग गया। इसका मतलब ये है, लेआउट एलिमेंट्स को डिस्प्ले इनलाइन देना इट्स नॉट क्वाइट वाइज, मे भी कहीं काम कर जाए, लेकिन हमें तो ये इनलाइन एलिमेंट हमारे टेक्सचुअल एलिमेंट के साथ काम कर रहे थे, डिस्प्ले हमने इनलाइन हेडिंग को किया था, तो टेक्सचुअल एलिमेंट एक दूसरे के सामने, लेआउट एलिमेंट पहला हमने पढ़ा है अभी डिव, और भी बहुत सारे हैं अभी। तो अभी लेट्स सी कि अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, देखें ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, आप में से कोई बंदा मुझे मतलब जिसको थोड़ा बहुत हावनो है पहले से, वो बता सकता है कि ये क्यों गायब हुए। अच्छा, अब मैं एक और जरा मैजिक करने लगा हूं, मैं इसे डिस्प्ले इनलाइन की जगह करने लगा हूं इनलाइन। एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताने लगा बेटा, इसको अगर गौर से सुना तो आपको ये फ्यूचर, ये जितनी भी चीजें मैं इसलिए इस वक्त इतनी डेप्थ में इसलिए जा रहा हूं कि फ्यूचर में कभी भी आपको एडवांस में ये तंग नहीं करेंगे, अदरवाइज जो लोग सरसरी से नीचे से गुजर जाते हैं ना, ऊपर जाके उनको ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बड़े तंग करते हैं। अब ये आ गया इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन के केस में क्यों नहीं आया, ऐसा नहीं है कि लेआउट एलिमेंट इनलाइन प्रॉपर्टी को सपोर्ट नहीं करते, मसला और है, गल विच और है, नहीं, गल विच ये है कि कोई भी इनलाइन एलिमेंट, जब भी आप किसी भी एलिमेंट को इनलाइन प्रॉपर्टी देंगे, इनलाइन का तनाजा टॉप और बॉटम की स्पेसिंग से है, यानी जब भी कोई एलिमेंट इनलाइन होगा वो टॉप बॉटम मार्जिन भी नहीं उठाएगा, वो टॉप बॉटम पैडिंग भी नहीं उठाएगा, और वो हाइट की प्रॉपर्टी भी नहीं उठाएगा। इनलाइन कोई भी एलिमेंट हाइट की कोई प्रॉपर्टी भी नहीं उठाएगा। दैट्स वाई ये देखें, ये चारों एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये टॉप पे नजर आ रहा है छोटा सा डिव बॉक्स, एग्जिस्ट कर रहे हैं, नजर नहीं आ रहे, क्यों, इनलाइन प्रॉपर्टी हाइट की प्रॉपर्टी को सपोर्ट नहीं करते। तो जब मैंने डिस्प्ले इनलाइन किया तो सारों की हाइट खत्म हो गई, एलिमेंट्स मौजूद हैं लेकिन हाइट क्या होगी, ये आगे नजर आ रहा है 0 मल्टीप्लाई बाय 0 कोने में बिल्कुल छोटे से बॉक्स में, तो इसका मतलब ये बॉक्स सेलेक्ट हुआ है तो इसकी हाइट कितनी है 0,
टॉप बॉटम सिर्फ, लेफ्ट राइट सपोर्ट करते हैं। क्या मतलब बिट में शो करेंगे? अगर इनके अंदर कंटेंट पड़ा तो फिर वो कंटेंट जितना वो कर लेंगे, श्रिंक करके उस कंटेंट जितनी हाइट उठाएंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा हाइट, मार्जिन और पैडिंग टॉप बॉटम से नहीं उठाते। तो ये बात सिर्फ याद रखनी है आपको, जब कभी फ्यूचर में मैं रेफर करूंगा ना कि इनलाइन प्रॉपर्टी हाइट सपोर्ट नहीं करती, तो फिर आपको याद आएगी गुजरा हुआ जमाना। तो इसका हल फिर क्या है कि हम ना ब्लॉक रखें, ब्लॉक रखेंगे तो क्या नुकसान होगा, आमने सामने नहीं आएंगे। इनलाइन रखेंगे तो क्या नुकसान होगा, हाइट खत्म कर देंगे। तो हल क्या है, दोनों से कंप्रोमाइज कर लेते हैं, इनलाइन और ब्लॉक दोनों दे देते हैं। तो ये क्या करेगा, इनलाइन की बेस्ट प्रॉपर्टीज और ब्लॉक की बेस्ट प्रॉपर्टीज दोनों को कंबाइन करके इनलाइन ब्लॉक में दोनों का झगड़ा खत्म कर देगा। ठीक है, इनलाइन ब्लॉक में क्या होगा, ड्रॉबैक देखें, ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या है, आमने सामने नहीं आने देता, और इनलाइन का ड्रॉबैक क्या है, हाइट खत्म कर देता है। तो दोनों का झगड़ा मिटाने के लिए हमने क्या किया, हमने कहा ओ भी राजी थे ए भी राजी। क्रिकेट खेलते वक्त 5 लड़के हो जाए ना, टीम बनानी हो 2-2 की, तो हम बीच में एक को बिस्किट कर लेते हैं, मतलब ये उधर भी बारी करेगा उधर भी बारी करेगा, नहीं तो पता है क्या होता है, पिच पे आके लेट जाता है, ना खेड़सा ना खेड़न देसा। गॉट इट। तो वो झगड़ा मुकाने के लिए हमने क्या किया, हमने कहा भाई तू इधर भी बारी कर, तो उधर भी बारी कर। एनीवेज एनीवेज क्लियर हो गया। लेकिन खैर, लेआउट एलिमेंट को हम इनलाइन या ब्लॉक या इस किस्म के खेल पुराने हो चुके हैं, मतलब कर सकते थे, लेकिन ये प्रॉपर्टीज क्या हो गई हैं, थोड़ी सी पुरानी हो गई हैं। तो हम इनको आमने सामने, क्योंकि ये वाला काम बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा यूज होना है, एलिमेंट्स को आमने सामने लाएं एक दूसरे के, और फिर उनकी स्पेसिंग वगैरह की एडजस्टमेंट और बहुत सारे काम है। तो हम क्या करते हैं, मैं ये काम भी नहीं करूंगा। आज की पूरी क्लास का जो एसेंस है ना, क्रक्स है, समझते हैं एसेंस क्या होता है, क्रक्स क्या होता है, रूह है जो आज की क्लास, वो ये वाला कॉन्सेप्ट है, फ्लेक्स की प्रॉपर्टी बताने लगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रॉपर्टी। मैंने इनलाइन ब्लॉक हटा दी, आपको डिस्प्ले की 3 वैल्यूज पता चल चुकी हैं, डिस्प्ले इनलाइन भी होता है, डिस्प्ले ब्लॉक भी होता है, और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक भी होता है, और तीनों को आपको थोड़े बहुत फायदे नुकसान भी पता चल गए। अब जब भी आप लेआउट एलिमेंट्स को, बल्कि लेआउट नहीं मैं कहूंगा, किसी भी एलिमेंट को आप आमने सामने लाना चाहें ना एक दूसरे के, तो आप पता है क्या करेंगे, इन सारे एलिमेंट्स को एक पेरेंट में रैप कर लें। वैसे तो अभी मैंने जब तक रैप नहीं किया, इनका पेरेंट कौन है, सारे बॉक्सेस का पेरेंट कौन है, तो मैं इनको कट करके, बॉडी तो यूनिवर्सल पेरेंट है ना, जितने भी टैग्स आएंगे सबका पेरेंट बॉडी है, तो मैं इनको एक नए टैग में रैप कर लेता हूँ। तो मैं इसे क्या कहता हूँ, यहाँ पे मैं डिव बनाता हूँ, और इस डिव को क्लास दे देता हूँ नाम, नाम। ठीक है, बॉक्स रैपर। रैपर क्या होता है, किसी भी चॉकलेट या किसी टॉफी शॉफी के ऊपर कवर चढ़ा हुआ कवर। तो रैपर मैंने क्यों रखा, मैंने कहा जी कि ये जितने भी, अच्छा मैंने 2 नाम दिए, एक बॉक्स और दूसरा रैपर, यानी किस चीज का रैपर, बॉक्सेस का रैपर। तो जितने बॉक्सेस है वो सारे अंदर, और बाहर वाले को क्या कह दिया, रैपर। आसान है ना। एनीवेज, मैंने इनको आमने सामने लेके जाना था, नहीं गए तो अभी तो लाया ही नहीं ना। अभी तो पहला स्टेप किया है, परेशान क्यों हो रहे हो यार। मैंने इनको आमने सामने लाना था, तो स्टेप 1 क्या है कि जिन एलिमेंट्स को आमने सामने लाना है, पहले उनको एक रैपर में रख दें, यानी उनका एक पेरेंट डिव बना लें। मैंने पेरेंट बना लिया, अब इस पेरेंट को पकड़ें, यानी पेरेंट क्लास को टारगेट करें, और इसको एक प्रॉपर्टी दे दें, डिस्प्ले। अभी तक हमने क्या पढ़ा, डिस्प्ले की इनलाइन होती है वैल्यू, ब्लॉक होती है, और इनलाइन ब्लॉक, 3 पढ़ी है ना। पेरेंट को जाके दे दें डिस्प्ले फ्लेक्स, और बिल्कुल टेंशन लेस हो जाए। क्लियर, भाई तो आपको लगा बड़ी आसान है, कोई मसला सी, ये तो मसला ही नहीं है, बताओ जी, आगे आगे आने दो ना। ये वाकई मसला नहीं है, लेकिन मैं इतनी बातों को मतलब चुबा चुबा के इसलिए बता रहा हूँ आपको, मुझे पता है कि बाद लोगों को गुस्सा भी आता है ऐसी बातों पे, लेकिन मैं आपका फ्यूचर सिक्योर कर रहा हूँ, और आपके वो टाइम जो कंजम्पशन बाद में होनी है वो अभी सिक्योर कर रहा हूँ, कि ये सारे मसाइल खुद क्रिएट करके फिर उन मसाइल का हल बता रहा हूँ बाद में, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए, बिल्कुल स्मूथ चलेंगी चीजें। जब भी आपने 2 एलिमेंट्स हो, 4 हो, 6 हो, अब देखिएगा मैं जितने मर्जी बॉक्सेस आगे बना दूं, वो पेरेंट जो है उन सारों को
ठीक। और अब वो पेरेंट जान ही नहीं छोड़ेगा, आई मीन फ्लेक्स जान ही नहीं छोड़ेगा, आप जितने मर्जी बनाएं वो इनको खुद श्रिंक करता जाएगा। हाँ, अगला सवाल ये है, सारे सवाल एक ही दाड़े 10 दिन में 3 महीने जैसे की सीखना है। मतलब आप तो वो काम कर रहे हो, एक मुर्गी सोने के अंडा दे रही हो, शेख साहब ने कहा एक दफा मुर्गी को ज़ब्ह करके एक ही दफा सारे अंडे लगा ले, रोज सोने के अंडे के लिए 24 घंटे इंतजार करना पड़ता है, ये तो अच्छी बात नहीं ना। तो जो एक ही दफा मुर्गी ज़ब्ह करते हैं उनको सोने के अंडे सारे मिल जाते हैं। ठीक है, एनीवेज, सो दिस इज, देयर आर सॉल्यूशंस, देयर आर सो मेनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज, जो मैंने आपको कहा कॉन्सेप्ट बताया है कि हमने अब क्या करना है, सीएसएस की प्रॉपर्टीज के साथ ही खेलना है। बट आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे। और ये आपको पता होना चाहिए कि हमने पेज की डिवीजन्स की बात क्यों की, क्योंकि जिसने वेबसाइट बनानी होती है उसने अपने बिजनेस को एक्सटेंड या बिजनेस की प्रमोशन या करनी होती है। और बिजनेस के लिए मैंने आपको एक यूट्यूब की मिसाल दी, देयर आर टन्स ऑफ अदर एग्जांपल्स, फेसबुक को देख लें। आपको क्या लगता है फेसबुक आपको इतनी सारी सर्विसेज फ्री में क्यों देता है? सिर्फ एड्स के लिए नहीं, और भी बहुत सारे बिजनेसेस हैं उसके इसके ऊपर। तो वो इतनी सारी मीठी गोलियां फ्री देके बिहाइंड द सीन मार्क जकरबर्ग दुनिया के 4-5 अमीर तरीन आदमी में शामिल होता है। तो हम खाली बैठ के तो फेसबुक पे स्टेटस ही एंजॉय कर रहे होते हैं। देयर आर लॉट मोर इनफैक्ट विद दैट टू। लोग सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग सीख के ना फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे लाखों रुपया कमा रहे हैं, सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग। तो असि खाली लोगों के स्टेटस बैक तकते रहंदे रहो, अपनी डीपीयां सोहणियां करके। हाय हाय, ठीक है। सो दैट्स समथिंग, हमने इन सारी चीजों को अपने जहन में मद्देनजर रखना है। और हमने कोशिश ये करनी है कि हम हाथ पांव इन चीजों में मारें, हम डिजिटल मार्केटिंग सीखें, हम फ्रीलांसिंग सीखें। ये जो स्किल सीख रहे हैं ना, तो ये सिर्फ स्किल सीखना इंपॉर्टेंट नहीं होता, इस स्किल को बेचने का बंदोबस्त भी करें। और ये स्किल बेचने से क्या मुराद है, मेरा लेक्चर एंड हो गया तो मैं पहले रिकॉर्डिंग एंड कर लूं, हैं? मैं डर ही गया कि रिकॉर्डिंग हम नहीं कर रहे, वो दूसरे टैब में।